चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू IAS ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। IAS ट्यूटोरियल टीम के साथ मैं राजेश्वर आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात हो ही गया है कि लगभग 10,000 नवीन पदों पर, जिसमें से कुछ पुराने जो पोस्ट बच गए थे उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो लगभग 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की अधिसूचना विज्ञापनों में और न्यूज़पेपर में देखने को आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा, क्योंकि पेपर में आया है। इस विषय में संज्ञान सरकार ले रही है, तो अधिसूचना भी बहुत जल्द आ जाने वाली है। 10,000 जो नई भर्ती प्रक्रिया है, चलो 10,000 बोला जा रहा है, उससे थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नए जिले बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो पीएससी की जो परीक्षाएं होंगी आगे चल करके, उसमें भी हमको देखने को मिलेगा कुछ संभावित पदों में बढ़ोतरी हो जाए। तो इस प्रकार शिक्षक भर्ती की जो 10,000 नई भर्ती है, इसके लिए आपकी तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु हम और हमारी टीम, IAS ट्यूटोरियल की पूरी टीम, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 के लिए वर्ग 1 कभी शामिल नहीं है ना, यहां पर वर्ग 2 और 3 के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको, और मैं क्लियर कर दूं जरा। यहां पर जो वर्ग 1 और वर्ग 2, 3 की बात करते हैं, तो यहां पर हम केवल वर्ग 2 और वर्ग 3 की मैं बात कर रहा हूं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय से संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षा और प्राथमिक विद्यालय से संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 में हम वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए वर्तमान में, आगे चल करके हम वर्ग 1 के लिए भी विचार कर रहे हैं। आप लोग का कमेंट्स और आप लोग की अगर रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर आप चाहते हैं वर्ग 1 की भी विषयवार आप तैयारी करना चाहें, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में हम वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस, गाइडेंस, निर्देश और साथ ही साथ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, PDF नोट्स और लगभग 1,000 से 1,500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। तो IAS ट्यूटोरियल का जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले तो उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आज शाम को आपको IAS ट्यूटोरियल के ऐप पर सहायक शिक्षक वर्ग 2 और सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए नोटिफिकेशन हमारे IAS ट्यूटोरियल में जो है वो प्राप्त हो जाएगा, है ना, जिसके लिए हम लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो पुराना सिलेबस रहा है, उस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो कुछ इस प्रकार का सिलेबस है। जैसे यहां पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लगभग 30 प्रश्न आएंगे। आज मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से उसे सुनिएगा, समझिएगा। उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सामान्य हिंदी से लगभग 25 अंकों का यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, 25 प्रश्न रहेंगे। गणित का लगभग 30 क्वेश्चन रहेगा। पर्यावरण अध्ययन का 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न और सामान्य अध्ययन से लगभग 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक के। इस प्रकार से टोटल सहायक शिक्षक भर्ती हेतु आपके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। और इन 150 क्वेश्चन, 150 अंक की अगर हम बात करें, तो इसी पर आपको अंतिम चयन में अपना नाम लेकर के आना है और आपको सहायक शिक्षक के लिए पात्र होना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है?
तो हम सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करें, किन किन बिंदुओं पर काम करें, ये हम क्लास के साथ ही साथ आपको समझाते हुए चलेंगे, गाइड करते हुए चलेंगे। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा, 100% प्रयास रहेगा कि आप एक पद जरूर हासिल करें, अपने एक पद को जरूर सुनिश्चित करें। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जैसे हमने यहां देखा है कि यहां से लगभग 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब बहुत बड़ी भूमिका होती है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। इसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कहते हैं, है ना। कुल मिलाकर के चाइल्ड जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का पार्ट है, और ये मनोविज्ञान का पूरा पार्ट मैं स्वयं क्लास लेने वाला हूं। चूंकि 5 वर्षों का साइकोलॉजी में मेरा अध्ययन और साइकोलॉजी में जो मेरा रिसर्च रहा है, अध्ययन रहा है, वह आपके निश्चित रूप से काम आने वाला है। और साइकोलॉजी से संबंधित, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, पूछा जा रहा है और पूछे जाने की संभावना है, इन तीनों बातों पर ध्यान रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। क्लियर? जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 5 मिनट हम इसमें समझना चाहते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपकी 4 यूनिट हैं। कितने यूनिट बताइए? 4 यूनिट। कौन कौन सा? यूनिट 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट यूनिट इज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बाल विकास का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा है विकास का पहलू, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का पहलू। तीसरा है सीखना और संज्ञान विकास, लर्निंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, लर्निंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, कि हम किस प्रकार से सीखते हैं, अपने संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान लेना। जब भी विवेक जागृत होता है, जब भी मन में सोचने, विचार करने, कल्पना करने की क्षमता विकसित होती है, तो उसे संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं। व्यक्ति का संज्ञान, व्यक्ति विवेकशील हो रहा है, व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास कर रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, है ना। मन का जब विकास होता है, मन अगर प्रश्न करने लग जाता है, लेकिन वह कैसा होना चाहिए? मन का प्रश्न कौतूहल से भरा नहीं होना चाहिए, बच्चे जैसा कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, नहीं। उसमें उत्सुकता होनी चाहिए चीजों को जानने की, कि हाँ इसका वास्तव में अर्थ क्या है, धरती गोल क्यों है, यह धरती अपने अक्ष पे क्यों घूम रहा है, धरती को चपटा हम क्यों कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके अंदर से उठना चाहिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं इस तैयारी को कैसे करूं कि मैं सफल हो जाऊं। ऐसे प्रश्न जब आपके भीतर से आता है ना, उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास होना, यानी कि आपके भीतर वास्तव में अब संज्ञान काम कर रहा है। और एक विवेकशील व्यक्ति के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है और वह संसार को और अपने परिवार को, स्वयं के जीवन को उस संज्ञानात्मक ज्ञान से प्रभावित करता है। तो इस नाम से जो सीखना और संज्ञान विकास है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लर्निंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, लर्निंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो विकास के दौर में हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को समझने हेतु या उस चरण में पैर रखने हेतु आहार, पोषण, न्यूट्रिशन, कपड़े या घर की आवश्यकता है। तो उनकी जो मूलभूत बेसिक नीड्स है, उसको हम कैसे फुलफिल करें। बाल विकास के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम क्या नया कर सकते हैं, इन पहलुओं पर विशेष रूप से हम बात करेंगे। कहां? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में। बात समझ में आ रहा है जी सबको? ठीक, कमेंट कर दीजिएगा जरूर, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। एक मैं और घोषणा कर देना चाहता हूं आपके सामने कि हमारी ये जो लाइव क्लास है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, स्पेशली बता रहा हूं ना, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, ये जरूर पेड कोर्स है, स्पष्ट रूप से पेड कोर्स है। इसके लिए आपको कुछ राशि, थोड़ा सा, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटी सी राशि आपको पे करना पड़ेगा। पूरा सहायक शिक्षक
वर्ग 2 और 3 की सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के लिए, जो कि हमारे IAS ट्यूटोरियल पर ही उपलब्ध होगा। लेकिन ये वाला जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, अगर यही वीडियो 10 के लेकर के जाते हैं, 10,000 व्यू होता है, तो जिस दिन 10,000 व्यू होगा उस दिन इसका दूसरा पार्ट मैं सबके लिए फ्री में अवेलेबल करा दूंगा यूट्यूब में। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर उस पर भी अगर आप 10 के व्यू लेकर के आते हैं, यानी कि आपको अधिक से अधिक शेयर करना है उन समस्त विद्यार्थियों तक, अभ्यर्थियों तक, सीखने वालों तक, जो इस विषय को समझना चाहते हैं, इस परीक्षा को देना चाहते हैं, अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर व्यू 10 के होता है तो मैं निरंतर सारे क्लासेस फ्री करते जाऊंगा। ठीक, ये सपोर्ट आपको करना है और आपके एग्जाम के लिए हम फ्री कंटेंट उपलब्ध करा दें, ये सपोर्ट हमारा रहेगा। क्लियर? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जैसे कि जो पहला यूनिट है, यूनिट 1, बाल विकास का परिचय। क्या है बाल विकास का परिचय? तो जो बाल विकास का परिचय है, इसमें हम मूल रूप से जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाल विकास की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा होता क्या है वास्तव में? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? आप विकास से क्या समझते हैं, है ना? तो विकास का मतलब होता है परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, चेंजेस। आप जो कल है ना, आज नहीं है। आप 1 सेकंड पहले जो थे ना, वो अभी नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ अंतर आया है आपके भीतर, चाहे वह गहरे हृदय के तल पर आपके अंदर परिवर्तन हुआ हो, आपके शारीरिक रूप में आपका परिवर्तन हुआ हो, व्यवहारिक रूप में परिवर्तन हुआ हो। संसार परिवर्तनशील है। आपके भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात कह रहा हूं वो समझ के नाम से भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि विकास जो है परिवर्तन का दूसरा नाम है। डेवलपमेंट इज अदर नेम ऑफ चेंजेस। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलता रहता है ना, रुकता नहीं। तो जो विकास की अवधारणा है, जिसको हम चेंजेस कह रहे हैं, चेंजेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। चेंजेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सतत प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। आप जिस रास्ते गुजर रहे हो, रास्ता वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ गया है। आप बोल रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपको संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, कभी बिल्डिंग नहीं था आज बिल्डिंग बन गया, कभी सड़क नहीं थे आज सड़क बन गए। हमेशा संसार परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, संसार हर जगह परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। लेकिन यह विकास जब एक बालक के जीवन में होना, तो उसे हम बाल विकास कहते हैं। लेकिन जब भी विकास शब्द की हम बात करेंगे, तो विकास शब्द हमेशा नेगेटिविटी को नहीं बताता। विकास शब्द में हमेशा पॉजिटिविटी होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो विकास शब्द है ना, ये जो विकास शब्द आप देख पा रहे हैं, विकास, डेवलपमेंट, ये किन पहलुओं को दर्शाने का प्रयास करता है? विकास हमेशा सकारात्मक पहलुओं को दिखाने का प्रयास करता है। पॉजिटिव चेंजेस। कैसा चेंजेस? चेंजेस तो है, चेंजेस तो है, पॉजिटिव चेंजेस। जब भी हम बाल विकास की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं चेंजेस में। एक तो चेंजेस यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरा नेचर, पूरा प्रकृति में चेंजेस आ रहा है, चाहे वह विध्वंसात्मक दृष्टिकोण से हो, चाहे सृजनात्मक दृष्टिकोण से हो। लेकिन जब भी हम बाल विकास की बात कर रहे होंगे, जब भी हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे, तब वहां पर केवल कैसे चेंजेस पर हम फोकस करेंगे? उनके जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस आना है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो समझ में आया विकास क्या है? विकास का अर्थ होता है चेंजेस, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। यह विकास कैसे होगा बालक के अंदर? एक बालक है, बालक के अंदर यह विकास आएगा कैसे? किस प्रकार से विकास हो? सामाजिक एवं सामवेगिक अवस्था में परिवर्तन होता है। उसका जो परिवार है, वातावरण है, उससे बच्चा सीखता है। लर्निंग प्रोसेस, मैंने आपको बताया ना, लर्निंग प्रोसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, सीखना
और संज्ञानात्मक विकास करना। तो सीखते कहां से हैं हम? अपने परिवार से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने माता पिता से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, स्कूल से, विद्यालय से, संस्थाओं से, अपने पर्यावरण से, अपने पारिस्थितिकी तंत्र से हम सीखते हैं। और इस सीखने के परिणाम स्वरूप हमारे मन में जो प्रश्न उठता है और उस प्रश्न की खोज में हम जब निकलते हैं, उसे हम संवेगात्मक परिवर्तन कह देते हैं, उसे हम कॉग्निटिव चेंजेस कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो चेंजेस है ना, ये सामाजिक और सांवेगिक अवस्था में परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। सामाजिक यानी हमारे सोसाइटी में जो परिवर्तन हो रहा है, सांवेगिक हमारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, उसको देख करके हमारे मन में जो जाग रहा है कि आप कौन हो, कहां से आए, आपके भीतर ये जो प्रश्न उठ रहा है, यही क्या है? सांवेगिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सांवेगिक परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये जो सांवेगिक परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये सांवेगिक परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। सांवेगिक परिवर्तन का प्रकार दो प्रकार, कौन कौन सा दो प्रकार है? ध्यान दीजिएगा, एक तो मात्रात्मक परिवर्तन होगा और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन होगा। जहां हम मात्रात्मक परिवर्तन की बात करते हैं, जहां हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, वही मात्रात्मक परिवर्तन है। एक छोटा सा बच्चा शैशव अवस्था में है, उस शैशवा अवस्था से वह धीरे 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 बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, युवा अवस्था में जाएगा, प्रौढ़ अवस्था में तक पहुंचता है, फिर अंतिम में प्रौढ़ अवस्था के पश्चात वह जीवन से मुक्त हो जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में जो चेंजेस आ रही है, बच्चा देखो यहां पर एक छोटा सा शैशव अवस्था में, इन्फेंट्स अवस्था में है, उसके बाद फिर बालक थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए इसका विकास होता जा रहा है, एडोलसेंस की अवस्था में पहुंच गया है। तो जो भी फिजिकल चेंजेस होता है उसे हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। विकास कैसा है? विकास क्या है? परिवर्तन का दूसरा नाम है। परिवर्तन कैसा होना चाहिए आपको पता है? परिवर्तन कैसा होना चाहिए बताइए? परिवर्तन जो है ना सतत होती है, और परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए जब भी बाल विकास की बात करेंगे। यानी कि इस बाल विकास की अवधारणा में दो प्रकार के परिवर्तन समाहित है। कौन कौन सा? एक परिवर्तन है मात्रात्मक और एक परिवर्तन है गुणात्मक। जब भी शारीरिक विकास हो रहा होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन करते हैं, यानी शारीरिक विकास, फिजिकल चेंजेस, शारीरिक विकास मतलब फिजिकल चेंजेस। और दूसरी तरफ गुणात्मक परिवर्तन, कॉग्निटिव चेंजेस। देखो यहां पर दिखेगा ज्ञानेंद्रिय बच्चा एक छोटा सा है, 2 साल का छोटा सा बच्चा है, इसको कुछ अता पता नहीं है, ये इसका ज्ञानेंद्रिय विकास हो रहा है। मतलब कि कैसा विकास हो रहा है? सेंसरो मोटर स्टेजेस में वो क्या कर रहा है? अपना विकास कर रहा है। यानी कि वह चीजों को पूछता है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, ये तो उसको उसके मन में कौतूहल मचा होता है, क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि ईगरनेस होता है चीजों को तुरंत जान लेने की। यानी कि उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो चीजों को समझना चाह रही है, जानना चाह रही है। तो जो कॉग्निटिव चेंजेस है, गुणात्मक परिवर्तन है, एक गुणात्मक परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, गुणात्मक गुणों में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि ज्ञानेंद्रिय का विकास होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। फिर उसके बाद जो पूर्व परिचालन चरण है, हम सीख गए, हमारी ज्ञानेंद्रियां आ गई, उसके बाद चीजों को हम जान रहे हैं कि हमारा साइकिल, ये क्या है मम्मी पापा? साइकिल है, छोटा सा साइकिल ला के दे दिए। अब साइकिल चलाना सीख गए, मतलब उसको ऑपरेट करना सीख गया। ऑपरेट करना सीख जाएगा, उसके बाद फिर उसको क्या करेगा? चीजों को कंपेयर करना सीखेगा कि हाँ मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, मुझे दूसरा साइकिल चाहिए। समझ रहे हो? जिज्ञासाएं बच्चे के मन में जाग रही। फिर आगे चल करके उस पर औपचारिक परिचालन चरण में व्यक्ति पहुंचता है, यानी कि उस पर तर्क वितर्क करता है, उसको ज्ञान का एक साधन बनाता है, अन्वेषण का साधन बनाता है, जब वह विकास की अवस्था में पहुंचता है। तो विकास की अवस्था में जब भी गुणात्मक परिवर्तन की बात करें तो यही संवेगात्मक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संवेगात्मक परिवर्तन कहते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस प्रकार की जो परिवर्तन के संदर्भ में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो आपका जो प्रश्न बनता है कुछ इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न तो ये, विकास की परिभाषा क्या है? तो सकारात्मक परिवर्तन, बच्चों के भीतर या बच्चों के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन है उसे विकास कहते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास जो है सतत प्रक्रिया है। इस विकास की सतत प्रक्रिया में हम कितने पहलुओं को देखते हैं? तो 2 पहलू होता है। एक परिमाणात्मक परिवर्तन हो सकता है, परिमाणात्मक यानी
क्वांटिटेटिव चेंजेस हम इसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस, परिमाणात्मक परिवर्तन, दूसरे शब्दों में यही आपका लिखा जाता है, परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। और दूसरा है क्वालिटेटिव चेंजेस यानी गुणात्मक परिवर्तन। चिंता मत करिए, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों प्रकार के जो बाइलिंगुअल है उसी पर पूरी की पूरी जो आपकी क्लासेस है वो संपन्न कराने वाले हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चलकर। तो जो कॉग्निटिव चेंजेस है, कॉग्निटिव चेंजेस मूल रूप से हम देखते हैं कि मनुष्य के मन का विकास है। मूल रूप से अगर हम कॉग्निटिव चेंजेस की बात करें तो मनुष्य के मन का, संवेग का, गतिशीलता का विकास है। ठीक, यहां पर आप देखिएगा कुछ मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया, चाइल्ड डेवलपमेंट या विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे अगर हम मुनरो की बात करें तो मुनरो कहते हैं परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, यही विकास कहलाता है। वहीं गैलन कहते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में हम अवलोकन, समालोचन, मूल्यांकन और मापन कर सकते हैं। मापन कैसे कर सकते हैं? शरीर निर्माण का मापन कर सकते हैं, शारीरिक शास्त्रीय शरीर शास्त्र का निर्माण मापन कर सकते हैं, हमारा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है यानी कि व्यवहारिक व्यवहार है, हमारा जो व्यवहार है उसका भी हम मापन कर सकते हैं, और यही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, बस सब बात समझ में आया। देखिए, ये इस पर्टिकुलर विकास से तो नहीं, लेकिन शिक्षा एवं बाल विकास से संबंधित 2-4 प्रश्न जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 2-4 प्रश्न मैं डेली आपके साथ शेयर करूंगा जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न कैसे पूछा जाता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, आपके अंदर वास्तव में शिक्षक छिपा हुआ है। शिक्षक क्या करता है? बच्चे के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, उसके जीवन को अर्थपूर्ण, अर्थमत्ता देने के लिए अपना प्रयास करता है। तो आपके अंदर जो शिक्षक है ना, उस शिक्षक को आप बस जगा लीजिए, क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक आपसे बनने लग जाएंगे। और मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि आप शिक्षक अभी से हैं, उस जो छिपी हुई हमारे अंदर में जो वो कॉन्सेप्ट है, वो बातें हैं, वो प्रतिभाएं हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं कि हमें कहीं और से कुछ नॉलेज मिल जाए, कहीं और से हम कुछ चीजें सीख जाएं, उसी बात को डेवलप करने का काम हमारा है स्पष्ट रूप से, कि हम आपके अंदर वो प्रतिभाओं को, जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उसको कैसे उकेर करके बाहर निकाल लें ताकि आप अपना रास्ता स्वयं चल सकें। जैसे कि ये प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहां पर दिया गया है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष विधि क्या है? व्यक्ति का मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष विधि क्या है? अब इसका आसान से उत्तर क्या होगा? उदात्तीकरण, विनिर्मित व्यवहार, तादात्म्य या बाधा को दूर करना। सीधी सी बात है, व्यक्ति जब समस्याओं में होता है ना, किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे गुणात्मक समस्या हो, चाहे मात्रात्मक समस्या हो, अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो, है ना, इस अध्याय के अकॉर्डिंग देखें तो व्यक्ति के जीवन में जब बाधाएं दूर होती हैं, व्यक्ति के जीवन में जब बाधाएं दूर होती हैं तो मानसिक तनाव से कम हो जाता है। यानी कि व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष विधि क्या है, जरा बताओ? बाधाओं को कम कर देना, समस्याओं को कम कर देना क्या कहलाएगा? मानसिक तनाव को दूर करने का विधि कहलाएगा। आगे देखो, यहां पर कुछ और प्रश्न है, जैसे समायोजन की प्रक्रिया क्या है, यानी समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? समायोजन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो हम जानते हैं कि समायोजन की जो प्रक्रिया हमेशा गतिशील होती है। समायोजन की प्रक्रिया क्या होती है? हमेशा गतिशील होती है। कुसमायोजन का परिणाम क्या है? आदमी समायोजन करना चाहता है, एडजस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट यानी समायोजन, चीजों को संभालना, अपने मन को संभालना, अपने शरीर को देख रेख करना। कहने का मतलब है कि पेट बाहर निकल के आ गया तो भाई एक्सरसाइज करो,
कुछ ना कुछ गतिशील रहो, एक्टिव रहो, हम लोग बोलते हैं एक्टिव रहना। तो समायोजन की प्रक्रिया, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया क्या है? गतिशील होती है, डायनेमिक होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? डायनेमिक होता है। दैट इज राइट आंसर। कुसमायोजन का परिणाम क्या होता है? डी एडजस्टमेंट का परिणाम क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डी एडजस्टमेंट? सीधी सी बात है, आदमी जब समायोजन से हटता है, दूर हटता है, समायोजन कहने का मतलब अपने जीवन को सोचने समझने व्यवहार करने की क्षमता से जब दूर होता है, कुंठा का शिकार होगा, तनाव का शिकार होगा, संघर्ष का शिकार होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुसमायोजन का परिणाम है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक, आगे देखिए, इसी में और कैसे प्रश्न बनते हैं आपके। यहां पर आपका प्रश्न बनता है कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है? बताओ, कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है? जो कुसमायोजित व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है? जो सीधी सी बात है, डी एडजस्टमेंट, जो व्यक्ति परिपक्व नहीं है, जैसा पा रहा है वैसा जी रहा है। ठीक है, मतलब जीने का कोई सलीका ही नहीं है। कैसे हम जिएंगे, कैसे हम खाएंगे, परिवार का कैसे पालन करेंगे, खुद का पालन कैसे करेंगे, समाज में हमारी क्या भूमिका है, क्या औचित्य है, कोई मतलब नहीं है। जैसा पा रहा है वैसा टाइप का जी रहा है, उसको कुसमायोजित व्यक्ति बोलते हैं, है ना, सरल शब्दों में। तो कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है भाई? तो उसका मन और बुद्धि हमेशा अस्थिर रहता है। ना उसका माइंड स्थिर रहेगा, ना उसका बुद्धि स्थिर रहेगा। मन और बुद्धि दोनों से वह क्या है? अस्थिर बना रहता है। मतलब जैसे कि गीता दर्शन में हम लोग बोलते हैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में जाओ अर्जुन। तो अर्जुन जो है, अर्जुन को श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञता की बात बता रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञता से दूर हट जाना मतलब मन की चंचलता से दूर होकर मन को स्थिर कर अपने केंद्राभिमुख हो जाना, यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति केंद्राभिमुख हो जाना। जो आप चाहते हैं, जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयत्नशील हो जाते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। उसे ही हम कहेंगे कि मन और बुद्धि का स्थिर हो जाना, फिर वह समायोजित व्यक्ति होता है। तो जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है उसका लक्षण क्या है? कि उसका मन और बुद्धि अस्थिर हो जाता है। दमन और समन का प्रकार क्या होता है? दमन या समन किसके लिए यूज होता है? सीधी सी बात है, दमन और समन, दमन करना और समन करना। समन मतलब स्वीकार करना, जोड़ना। समन का मतलब है जोड़ना, दमन करना मतलब तोड़ना। सरल शब्दों में कहें, झगड़ा, लड़ाई, ये सब क्या है? दमन है। प्रेम, आदर, सम्मान, ये क्या है? शमन है। लोगों को आप जोड़ते हो, लोगों का सम्मान करते हैं, समन है। हम झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ये क्या है? दमन है। ठीक है, यहां तक कि व्यक्ति बाहर दूसरों से थोड़ी ना लड़ता है, आदमी अपने आप से लड़ रहा है। खाना बना रहा है, कहीं और है। आदमी पढ़ रहा है, कहीं और है। जाकर के उसको झकझोर के हिलाओगे समझ में आता है, अरे मैं तो यही पढ़ा हूं। पता भी नहीं है आदमी जो काम कर रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं और ही दुनिया में वो लिप्त है, कहीं और दुनिया में खोया हुआ है। मतलब दमन कर रहा है स्वयं का। आदमी जब अवेयरनेस नहीं है, आदमी जब एक्टिव नहीं है, तो दमन कर रहा है स्वयं का। तो इसी को पूछा गया है कि दमन और समन क्या है? रक्षा की युक्ति है। अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसकी रक्षा कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा आंख ही देखो, आंख ऐसे फड़कता, आंख हमेशा फड़क रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है? आंखों का शमन कर रहा है, आंखों की रक्षा कर रहा है। समझ रहे हो? कहीं भी कोई मच्छर, आप सोए भी हो, मच्छर काट रहे हैं, ऑटोमेटिक आप सोए भी हो, फिर से फट से वहां पर हाथ चला जाता है मच्छर को मारने के लिए। तो दमन कर रहा है। तो दमन करना भी एक प्रकार से क्या है? रक्षा युक्ति का ही उपाय है। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक दो प्रश्न और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि बच्चे जैसा व्यवहार करना क्या है? बताओ, बच्चे जैसा व्यवहार करना किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का। ठीक है, बच्चे जैसा जब व्यवहार करते हैं तो उसका उदाहरण क्या है? प्रतिगमन। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें इन सब बातों को मैं आपसे डिस्कस करते जाऊंगा, एक एक पहलुओं को डिस्कस करते जाऊंगा कि इसका अर्थ वास्तव में क्या होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिगमन। एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थितियों को भुला देता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसा सरल प्रश्न आपसे कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें गंभीरताएं हैं। प्रश्न ऐसे नहीं बना दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है, एक बालक अपनी दुख भरी स्थिति को भुला देता है, इसका अर्थ क्या है? इसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि अपने दुखों का दमन कर दिया। अपने दुखों को भुला दिया मतलब अपने दुखों का दमन कर दिया। तो एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है, उसका मतलब है कि उसने क्या कर दिया? अपने दुखों का दमन कर दिया। ठीक है, दुखों को भगा दिया।
एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, समझना ना, एक छोटा सा बच्चा है, अब बच्चे लोग आपस में झगड़ते ही हैं, तो एक छोटा सा बालक जिसे उसके साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। अपने दोस्तों से मार खा के आया है, ठीक है, देखो उससे बड़ा दोस्त या उसका समकक्ष दोस्त उसको खूब कुटाई किया है, उसका स्कूल में ये खेलने गया था वो, अब उधर से पिटान खा के आ गया, घोर पिटाई खाया है उधर से। अब उसको तो पीट नहीं सकता था, उससे इससे ज्यादा ताकतवर था, अब इससे कम ताकतवर कौन है, इसका छोटा भाई। अब घर आकर के अपने छोटे भाई को ही पीट देगा, समझ रहे हो। सिस्टर लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो सिस्टर लोग को देखो मम्मी पापा मार दिया, अब सिस्टर आएगी अपने भाई को ही कूट देती है, समझ रहे हो। उसका भाई छोटा रहे या बड़ रहा है, अपने भाई को ही कूट देती है। मैं देखा हूं छोटे छोटे बच्चों। तो एक छोटा सा बालक जो जिसको उसके साथी ने पीटा है, वो घर लौटता है और अपने छोटे भाई को लात मारता है, अपने छोटे भाई का कुटाई कर देता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा का युक्ति उपयोग कर रहा है वह क्या कहलाता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। समझ रहे हो बात को, कि यह बालक जो प्रतिरक्षा का युक्ति उपयोग कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं भाई, प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पर देख रहे हो अब प्रतिस्थापन कहने का मतलब यह है कि वो अपने उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कहीं और ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। उसको किसी ने पीटा, उसको नहीं पीट पाया, अब वो अपने से जो कमजोर है उसको पीटेगा ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके। सो बच्चे का यह व्यवहार क्या कहलाता है, बच्चे का यह व्यवहार प्रतिस्थापन कहलाता है। बात समझ में है। तो इस प्रकार से हम आपसे पूरे जो शिक्षा शास्त्र है और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा से संदर्भित या जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस नजर आ रहा होगा, ये आप अभी डाउनलोड कर लीजिए और आज शाम तक आपको एक कोर्स वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो 15 स्पेशल हमारे प्रथम सब्सक्राइबर होंगे एप्लीकेशन में, उनके लिए कुल फीस में हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। पूरा का पूरा 50% का डिस्काउंट रहेगा और यह केवल और केवल 15 विद्यार्थियों के लिए होगा, 15 अभ्यर्थियों के लिए होगा। तो आज और अभी आप डाउनलोड कर लें IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन, IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन, और यहां पर आप सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 से संबंधित आप उसमें जाएंगे। एक और मैं वीडियो ले आऊंगा कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं टेक्नोलॉजी का, उनको 50% का लाभ मिलने वाला है। 50% के लाभ के साथ प्रथम 15 विद्यार्थियों को हम प्रवेश दे रहे हैं IAS ट्यूटोरियल के इस ऐप पर। अभी आप डाउनलोड कर लें और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपनी सीट आप यहां पर फिलहाल जो हमारा पूरा का पूरा कोर्स है इसमें आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट 15 विद्यार्थियों के बाद यह पुनः 90% हो जाएगा और 90% फीस के साथ, 10% हमेशा के लिए छूट है, 90% फीस के साथ यह जो है कोर्स संचालित होगा। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत से टीचर हैं, उनको भी हमको पेमेंट करना है, साथ ही साथ पूरा संसाधन होता है, उसके लिए भी हमें अरेंज करना होता है। इस नाम से हम एक मिनिमम फीस के साथ यह सेवा आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, जो आप बहुत से विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं, अभी प्रश्न कमेंट आते जाएगा, सर ये क्लास फ्री में नहीं उपलब्ध करवा सकते क्या? निश्चित रूप से मैं उपलब्ध करवा सकता हूं अगर आपका सपोर्ट रहेगा तब। ये जो वीडियो अभी का आज ये पहला जो वीडियो है, इसको आप मेरे नजर में आना चाहिए 10K 10,000 व्यू होना चाहिए इसमें, इस व्यू में 10,000 व्यू होना चाहिए। सब्सक्राइबर और व्यू 10K आप लेकर के जाओ, व्यू ही आप 10K लेकर के जाओ, अधिक से अधिक शेयर करो। अगर ये जो आप काम करते हो 10K व्यू लेकर के जाते हो, दूसरा वीडियो भी मैं फ्री कर दूंगा। दूसरे वीडियो में भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं पूरा का पूरा का जो कोर्स है वो आपके लिए मैं बिल्कुल ही मुफ्त कर देने वाला हूं, फ्री कर देने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे तरफ से ये घोषणा है। तो
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारा पूरा सहयोग और सपोर्ट, प्रेम आपके साथ है और आप निश्चित रूप से अपनी इस तैयारी में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं और आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।